Good morning, GNM secondary students. Now discuss एनीमिया और एनीमिया के अपन टाइप पढ़ रहे थे और उसके अंदर हिमोलाइटिक एनीमिया के टाइप्स के अंदर अपन ने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया तक। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आर इनहेरिटेड blood disorders in which the body does not make in certain types of hemoglobins. This causes body to make fewer healthy red blood cells than normal. यानी कि इसके अंदर जो थैलेसीमिया है उसके अंदर ब्लड सेल्स डिसऑर्डर्स होता है जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो हीमोग्लोबिन्स है वो नहीं बनता है। नेक्स्ट है हेरिडिटरी इलिफियोटाइसिस। उसके बाद में है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजनेट और उसके बाद में है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी एनीमियाज। ये भी एनीमियाज के अदर टाइप्स है और इनको ज़्यादा अपने को डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अब नेक्स्ट है एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया और एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर फर्स्ट था वो था इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। और इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है इन इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया इम्यून सिस्टम्स destroyed or red blood cells. The three types of the immune hemolytic anemia are autoimmune systems and drugs induced। यानी कि ये जो एनीमियाज है ऑटो इम्यून्स का मतलब है अपने सिस्टम्स के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम्स होता है वो अपने आप क्या करता है कि ऐसी कंडीशंस उत्पन्न कर लेता है जिससे क्या होता है कि एचबी और हीमोग्लोबिन्स है वो अपने आप डिस्ट्रॉयड होने लग जाती है। इसके अंदर 3 टाइप्स बताए। फर्स्ट था ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, सेकंड था ऑल इम्यून्स हेरिडिटरी एनीमिया और नेक्स्ट थर्ड था ड्रग्स इंड्यूस्ड एनीमिया। ये एनीमिया के टाइप्स है, इनको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है मैकेनिकल हीमोलाइटिक एनीमिया। मैकेनिकल हीमोलाइटिक एनीमिया है वो है कि फिजिकल डैमेज रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन्स कैन कॉज देन टू ब्रेक डाउन द फास्टर द नॉर्मल डेंगू में बी ड्यू टू। यानी कि इसके अंदर है जो रेड ब्लड सेल्स है वो लगातार टूटनी शुरू हो जाती है और ये नॉर्मल काउंट से ज़्यादा टूटती है, यानी कि जितना इनका प्रोडक्शन नहीं होता उससे ज़्यादा ये टूटने लग जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर चेंजेस इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो अपनी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। इन आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व और अदर डिवाइस यूज्ड इन ब्लड वेसल्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व है उसके अंदर डिफॉर्मिटीज हो जाती है। ए हार्ट लंग्स बाईपास मशीन्स विच में बी यूज टू ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरीज के दौरान ये डिजीज़ उत्पन्न हो सकती है। या फिर ब्लड सेल्स डैमेज आल्सो में बी अकर इन द लिम्स वाइल पार्टिसिपेटिंग द इन मेम्ब्रेन और अदर स्टिमुलस एक्टिविटीज़। यानी कि इसके अंदर सीधी सी बात है कि मैकेनिकल डिसऑर्डर्स है उसके अंदर किसी न किसी तरह की उसकी सर्जरी होती है या फिर कोई अदर मैकेनिकल अपने जो बॉडीज है उसके ऊपर किया जाता है, उसकी वजह से अगर ड्रग्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है या हीमोग्लोबिन से लेवल्स है उसमें डिफेक्ट आता है तो उसको अपन कहते हैं मैकेनिकल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिन्यूरिया। इसके अंदर क्या होता है प्रोक्सिमल नेचुरल हीमोग्लोबिन्यूरिया के अंदर जो ये डिसऑर्डर्स होता है और इस डिसऑर्डर्स के अंदर अबनॉर्मल्स और जो ब्लड सेल्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो यूरिन के थ्रू पास आउट होने लग जाती है। नेक्स्ट है सी अदर कोजेज और ड्रग्स टू रेड ब्लड सेल्स। कोजेज ऑफ हीमोलाइटिक एनीमियाज की है उसकी बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया की साइन और सिम्टम्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट था इसके अंदर कोजेज ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया के कोजेज कौन कौन से हैं। द फैक्टर दैट कोज
अर्ली hemolysis can be inherited or acquired. Sometimes the cases of early hemolysis is not known. यानी कि सीधी सी बात है, ये एक्वायर्ड हो सकता है या फिर इनहेरिटेड हो सकता है, दोनों ही कंडीशन से हो सकता है। कोजेज ऑफ इनहेरिटेड हिमोलाइटिक एनीमिया। कोजेज ऑफ हिमोलाइटिक एनीमिया के अंदर है कि इनहेरिटेड hemolytic anemia, there is a problems with the genes that control the production of red blood cells. यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि ये एक इनहेरिटेड्स होता है, यानी कि जन्मजात होता है और इसके अंदर जीन में किसी तरह का परिवर्तन हो जाता है जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो हेमोलाइटिक एनीमिया है वो हो सकता है। नेक्स्ट है पीपल विथ एन इनहेरिटेड hemolytic anemia received by defective blood cells genes from the both of their parents, यानी कि दोनों माता पिता में से किसी एक माता पिता में अगर इस तरह की प्रॉब्लम थी या दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्टिव जीन्स occurs for the different types of inherited hemolytic anemia in each of the types of inherited hemolytic anemia. In the body produce the abnormal red blood cells. The red blood cells are abnormally can involve cell membranes of the chemistry inside the cells और प्रोडक्शन ऑफ abnormal hemoglobins। यानी कि इसके अंदर है कि या तो क्या होता है कि जो सेल्स का प्रोडक्शन है उसके अंदर abnormalities हो जाती है या उसके अंदर की जो केमिस्ट्रीज है उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब है कोजेज ऑफ एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। तो पहले थे वो क्या थे, इनहेरिटेड एनीमिया की कोजेज थे। अब है इसके अंदर वही था कि किसी तरह की कोई सर्जरी हुई हो या फिर कोई मान लो कि अपने इन्फेक्शन हो गया हो या कोई डिसऑर्डर था, उसकी वजह से अगर कोई स्प्लीन है या फिर ब्लड स्ट्रीम से उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज होती है तो वो टाइप्स वो कोजेज होते हैं एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया के। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। पीपल हु हैव माइल्ड हिमोलाइटिक anemia from have no sign or symptoms. More severe hemolytic anemia may cause a number of signs and symptoms. They may be serious. May of the sign and symptoms of hemolytic anemia apply by the anemia। यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि वैसे तो कोई सीरियस इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स है या कोई साइन सिम्टम्स है वो दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी कुछ इसके अंदर साइन सिम्टम्स होते हैं। वो साइन सिम्टम्स कौन से हैं देखते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनीमिया इज द फटीग हो सकता है। द सिम्टम्स इज ड्यू टू बॉडी नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल्स, यानी इसके कारण पर्याप्त मात्रा में वो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। टू कैरी ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स, और इसके कारण क्या होता है कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। और ए लो रेड ब्लड सेल्स काउंट आल्सो अकर्स। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जो लगातार कम अगर ब्लड सेल्स का कम प्रोडक्शन होता है तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी फीलिंग्स होती है, डिजीनेस हो सकता है, स्पेशली व्हेन द स्टैंडिंग अप, यानी खड़े रहते हो आप। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, कोल्डनेस इन द हैंड्स और फीट्स के अंदर हो सकता है, पेल स्किन हो सकती है, गम एंड नेल बर्ड्स हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है। और ए लैक ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आल्सो मीन्स द हार्ट हैज़ टू वर्क harder to move oxygen rich blood through the body that can lead to the arrhythmias or a heart murmur or enlarged heart or even हार्ट फेलियर। यानी कि अगर मान लो कि जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर सप्लाई नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से हार्ट है वो जल्दी पंप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर्स हो सकता है, हार्ट इलार्जमेंट हो सकता है, ये सारी कंडीशंस उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। और डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले है कि मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्रीज। पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है, पहले से उसकी कोई बीमारी थी क्या, वर्तमान में कौन सी बीमारी है, पहले कोई सर्जरी हुई थी क्या वो, और उसकी फैमिलीज़ के अंदर भी ये पूछा जाता है कि आपके पहले कोई डिजीज़ थी क्या और उस डिजीज़ का आपने कैसे ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बारे में जानकारी ली जाती है। इसके अलावा सेकेंड है फिजिकल एग्जामिनेशन।
फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि एक एक चीज़ का एग्जामिनेशन किया जाता है, हेड का, फेस का, माउथ का, नेक का, चेस्ट का, अपर लिम्स का, लोअर लिम्स का, जेनाइटल एरियाज़ का, सारी चीज़ें उसकी एग्जामिन की जाएगी। कंप्लीट ब्लड काउंट्स इसके अलावा सीबीसी की जाएगी जो क्लिनिकल टेस्ट होता है। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट्स काउंट की जाती है और इसके अलावा फेरिफेरल स्मीयर बनाया जाता है। कॉम्स टेस्ट किया जा सकता है, हिपेटोग्लोबिन्स और बिलिरुबिन्स एंड लीवर फंक्शन टेस्ट भी किए जा सकते हैं और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जा सकता है। टेस्टिंग ऑफ ए प्रोक्सिमल नेचुरल हीमोचूरिया, इसके अंदर क्या है कि यूरिन जांच भी की जा सकती है और ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट किया जा सकता है। टेस्टिंग फॉर द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेज का भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। इसके अलावा बोन मेरो टेस्ट भी किया जा सकता है। अब बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर है द गोल ऑफ ट्रीटिंग द हीमोलाइटिक एनीमिया इंक्लूड्स, उसके अंदर क्या किया जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट है रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि सबसे पहला काम है जो मान लो कि डिस्ट्रॉय हो रही है सेल, उस सेल डिस्ट्रॉय को रिड्यूस करना है, कम करना है, उसके लिए मेडिकेशंस देंगे। इंक्रीजिंग द रेड ब्लड सेल काउंट्स और एक्सेप्टेबल लेवल, यानी कि उसके अलावा दूसरा है कि रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किस वजह से हो सकती है वो चीज़ देखेंगे और उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कि द डिपेंड्स ऑन द टाइप्स एंड कोजेज ऑफ द हीमोलाइटिक एनीमिया। फोलिक एसिड है, आयरन रिप्लेसमेंट है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, में भी यूज्ड, ये भी यूज किया जा सकता है कि उसको आयरन की टेबलेट्स दें, फोलिक एसिड की टेबलेट दें, जिसके कारण आयरन और फोलिक एसिड का जो लेवल्स है वो प्रॉपर हो सके। इसके अलावा जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो भी दिए जा सकते हैं। इन एमरजेंसीज ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और रिमूवल ऑफ द स्प्लीन, यानी कि उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है, स्प्लीन को रिमूव किया जा सकता है। ब्लड एंड बोन मेरो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट, और उसके अलावा जो बोन मेरो प्रोडक्शन सेल्स होती है उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एंड लाइफ स्टाइल्स चेंजेज में बी नेसेसरी, और उसके अलावा जो व्यक्ति की लाइफ स्टाइल्स होती है उसके अंदर भी अपने को परिवर्तन करना होता है। पीपुल हु हैव ए माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया मे नॉट नीड ट्रीटमेंट्स और लॉन्ग एज द कंडीशन डज नॉट, यानी कि अगर मान लो कि थोड़ा बहुत अगर किसी के एनीमिया की कंडीशन है तो उसको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से भी ट्रीट हो सकता है। नेक्स्ट है पीपुल हु हैव ए सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया यूजुअली नीड ongoing treatment. Severe hemolytic anemia can be fetal it's not properly treated, यानी कि अगर मान लो कि उसके सीवियर टाइप्स एनीमिया है तब अपन नॉर्मल कंडीशन से उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उसको आवश्यकता है अलग से ट्रीटमेंट की कि भाई उसके मान लो स्टेम सेल्स है, बोन मेरो सेल्स है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स किया जाए या स्प्लीन को निकाला जाए, हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या किया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर यूज टू ट्रीट सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग हीमोलाइटिक एनीमिया। जब एनीमिया का काफ़ी सीवियर टाइप्स का हो जाता है तब उसकी क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स किया जाएगा। ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए कॉमन प्रोसीजर इन विच ब्लड इज गिवन टू यू थ्रू ए इंट्रावेनस lines of your blood vessels. Transfusions require carefully mechanism of does not donated blood with the recipient bloods, यानी कि जो ब्लड लिया है उसको इंट्रावेनसली अपन पेशेंट को कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन्स दी जा सकती है और मेडिसिन के अंदर बताया गया है कि मेडिसिन कैन इम्प्रूव द सम टाइप्स ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि कुछ टाइप के एनीमियाज है वो मेडिसिन से इम्प्रूव किए जा सकते हैं। स्पेशली ऑटो इम्यून से हीमोलाइटिक एनीमिया है, मेडिसिन सच एज प्रेडनिसोलोन आर
used to limit the prevent the immune systems from the making antibodies against red blood cells. If patient does not respond to corticosteroids, doctor may be prescribed the other medicine to the सपोर्ट इम्यून सिस्टम्स, यानी कि दूसरी मेडिकेशंस भी इसके अलावा डॉक्टर चाहे तो दे सकता है। मेनता इसके अंदर बताया है कि जो प्रेडनिसोन है वो इसके अंदर दी जा सकती है। अब प्लाज्मा थेरेपीज के अंदर है कि अगर मान लो किसी को प्लाज्मा की आवश्यकता है तो अदर जो है उसका प्लाज्मा अपन लेकर के पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को सर्जरीज़ की आवश्यकता होती है तो उसकी सर्जरीज भी की जा सकती है। सर्जरीज़ के अंदर किया जा सकता है कि सम पीपल्स हु हैव ए हीमोलाइटिक एनीमिया मे नीड सर्जरी टू रिमूव द स्प्लीन। इसके अंदर स्प्लीन को रिमूव किया जाएगा और उसके द्वारा बाद में क्या होगा कि स्प्लीन इज ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन, और ये एब्डोमेन का ऑर्गन्स होता है। ए हेल्थी स्प्लीन help the fight infections and filters out old और डैमेज ब्लड सेल्स, यानी कि जो सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो सेल डेथ हो चुकी है, वो स्प्लीन के अंदर क्या हो जाती है, रुकती है। लेकिन अगर मान लो कि ये अगर इसमें एनीमिया की कंडीशंस आ जाती है और जो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमियाज होता है उसके अंदर ऐसा करना पड़ता है। ये था आपका एनीमिया, और एनीमिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।